प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए उन लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है। साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। पर खर्चा? सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई। पर खर्चा? बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। पर खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री राज्य की जनता को देंगे 20,000 करोड़ की सौगात। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे सहित कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। चुनावी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। 2022 के बिसात में पुरोला विधानसभा सीट पर बदले सियासी समीकरण। बीजेपी के मालचंद और राजकुमार के बीच आखिर कौन होगा दावेदार? कांग्रेस में भी रसाकसी का दौर जारी। देवस्थानम बोर्ड को लेकर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने दिया बड़ा बयान। बोले, कांग्रेस के दबाव में आकर सरकार को भंग करना पड़ा देवस्थानम बोर्ड। और पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक छाए रहे बादल, ठंड में हुआ इजाफा। मौसम विभाग ने जताई बारिश और बर्फबारी की संभावना। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री के दौरे की। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देव संस्कृत विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ही मुख्यमंत्री ने देव संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद शौर्य दीवार पर शहीदों को पुष्प अर्पित कर नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को देहरादून दौरे पर आ रहे हैं और अभी तक यही कहा जा रहा है कि करोड़ों की सौगात पीएम मोदी राज्य की जनता को देकर जाएंगे। लेकिन हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे कि प्रधानमंत्री किन योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और किन योजनाओं का शिलान्यास होगा। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे सहित 5 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सहारनपुर जिले से देहरादून आने वाले रास्ते पर एशिया का सबसे बड़ा वन्य जीव एलिवेटेड कॉरिडोर बनने जा रहा है। ऐसी ही 5 बड़ी योजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही 7 योजनाओं का भी वो लोकार्पण करेंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20,000 करोड़ की सौगात राज्य को देकर जाएंगे।
चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि किन 5 योजनाओं का शिलान्यास होगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जाएगा। ईपीई जंक्शन से देहरादून तक 175 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे करीब 8,600 करोड़ की लागत से तैयार होगा। ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 2082 करोड़ की लागत से 51 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट बनाया जाएगा। हरिद्वार रिंग रोड, गांव और कस्बों को हाईवे से जोड़ने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत रिंग रोड का निर्माण होगा। ये रिंग रोड मनोहरपुर से कांगड़ी तक 15 किलोमीटर की होगी। लक्ष्मण झूला के पास पुल का शिलान्यास किया जाएगा। लक्ष्मण झूला पुल की भार क्षमता घट जाने की वजह से आवागमन बंद है। इसके पास ही 132.30 मीटर स्पान का 69 करोड़ की लागत का नया पुल बनेगा। देहरादून पांवटा साहिब मार्ग का शिलान्यास होगा। 1,695 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर लंबा मार्ग बनाया जाएगा। ये तो वो योजनाएं हैं जिनका प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करेंगे। अब लोकार्पण किन योजनाओं का होगा उनको भी समझते हैं। व्यासी जल विद्युत परियोजना, सगंध पौधा केंद्र सैलाकुई, हिमालयन कल्चरल सेंटर देहरादून, ऑल वेदर रोड देवप्रयाग से श्रीकोट, ऑल वेदर रोड ब्रह्मपुरी से कोडियाला, ऑल वेदर रोड साकड़ीधार देवप्रयाग व श्रीनगर और ऑल वेदर रोड लामबगढ़। ये वो योजनाएं हैं जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा चुनावी जनसभा को संबोधित करने का भी उनका कार्यक्रम है, जिसकी तैयारियां देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रही हैं और इन तैयारियों का खुद सीएम धामी टाइम टू टाइम निरीक्षण भी कर रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई कमी न रहे। कुल मिलाकर 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री उत्तराखंड राज्य को कई सौगात देंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं प्रीतम सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि क्या रैली में भीड़ जुटाने से कोरोना नहीं फैलेगा। इसके साथ ही प्रीतम ने कहा है कि सहारनपुर और आसपास के इलाकों से भीड़ जुटाई जा रही है। बता दें कि 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून दौरे पर आ रहे हैं। वहीं पीएम के दौरे को लेकर भाजपा तैयारियों में जुटी नजर आ रही है। और मोदी जी की जनसभा में क्या होगा? 1 लाख का लक्ष्य, और वो भी फर्जी है क्योंकि परेड ग्राउंड में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वहां 1 लाख लोग आ सके। ये सहारनपुर से, बुलंदशहर से, मुजफ्फरनगर से, मेरठ से लोगों को ला करके भीड़ दिखा सकते हो, लेकिन उत्तराखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी और सरकार के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं। वो बड़ी बेसब्री से 2022 का इंतजार कर रहे हैं और हम कह सकते हैं कि 2022 में कांग्रेस की वापसी होने जा रही। उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सत्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा सत्र को लेकर सरकार असमंजस में थी। कभी गैरसैंण तो कभी देहरादून में भ्रम की स्थिति बनाई जा रही थी। इसके साथ ही प्रीतम सिंह ने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी में ग्रीष्मकाल में सदन नहीं चला। वहीं प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार स्थायी राजधानी को लेकर भी स्थिति साफ करे। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है और एक दिन भी ग्रीष्मकाल में राजधानी गैरसैंण से संचालित नहीं हुई। और आज सरकार शीतकालीन सत्र गैरसैंण के अंदर आयोजित करने की बात कह रही है, तो सरकार को निश्चित रूप से अस्थायी राजधानी के परिप्रेक्ष्य में अपना दृष्टिकोण उजागर करना चाहिए। वहीं देवस्थानम बोर्ड को लेकर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि कांग्रेस का दबाव काम आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस शुरू से ही बोर्ड के विरोध में रही थी, जिसके बाद दबाव में आकर सरकार ने बोर्ड को भंग किया है। हमने सदन के अंदर भी विरोध किया था, सदन के बाहर भी पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया और तीर्थ पुरोहितों से ये भी कहा कि यदि ये सरकार अपने कदम पीछे नहीं खींचती है तो कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी है और 2022 में जब हम सरकार में आएंगे तो हम इस कानून को निरस्त करने का काम करेंगे। और अंतोगत्वा हमारा ये दबाव जो है वो काम आया, सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े।
गंगोत्री सीट से जुड़े मिथक को तो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं कि गंगोत्री सीट से जो जीतता है सरकार उसी पार्टी की बनती है। लेकिन आज की रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि गंगोत्री सीट पर सियासी दलों के समीकरण को और बताएंगे भी, और दिखाने के साथ ये भी बताएंगे कि 2022 के लिए क्या कुछ नए समीकरण उभर कर सामने आ रहे हैं। एक रिपोर्ट। 2022 की बिसात के लिए चुनावी ऐलान से पहले ही पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। गंगोत्री विधानसभा सीट को चुनाव में महत्वपूर्ण सीट इसलिए माना जाता है कि जिस पार्टी का उम्मीदवार गंगोत्री सीट से जीतता है, सरकार भी उसी पार्टी की ही बनती है। लेकिन आज हम आपको 2022 की बिसात के लिए गंगोत्री सीट से उभरकर सामने आ रहे राजनीतिक समीकरणों की सियासी पटकथा को दिखाएंगे। गोपाल सिंह रावत के निधन के बाद से खाली गंगोत्री सीट पर बीजेपी के लिए जिताऊ उम्मीदवार तलाशना आसान नहीं है। गंगोत्री विधानसभा सीट के 2017 के चुनावी इतिहास को देखा जाए तो 2017 में गंगोत्री सीट में कुल 46.15% वोट पड़े। 2017 में भाजपा से गोपाल सिंह रावत ने कांग्रेस के विजयपाल सिंह सजवाड़ को करीब 9,610 वोटों से हराया था। 2017 में भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे सूरत राम नौटियाल को भी करीब 10,000 वोट मिले। हालांकि सूरत राम नौटियाल अब बीजेपी के हो गए हैं। इसके अलावा सूरत राम नौटियाल चारधाम परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ मिशन 2022 की बिसात में इस बार सियासी जमीन तलाशने मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी ने गंगोत्री सीट से सीएम फेस के उम्मीदवार कर्नल कोठियाल को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है, जबकि कांग्रेस और भाजपा की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा अभी नहीं हुई है। लेकिन गंगोत्री सीट पर कांग्रेस के विजयपाल सजवाड़ का अच्छा खासा दबदबा है, तो बीजेपी ने अभी इस सीट पर कुछ तय नहीं किया है। लेकिन सूरत राम नौटियाल गंगोत्री सीट से अपनी दावेदारी पेश कर जीत का दावा कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर सियासी पटकथा का विश्लेषण किया जाए तो कांग्रेस से विजयपाल सजवाड़ का गंगोत्री विधानसभा सीट से लड़ना तय है। आम आदमी पार्टी कर्नल कोठियाल को इस सीट पर चुनाव लड़ाने का ऐलान कर चुकी है, तो बीजेपी इस सीट पर अभी किसी का नाम फाइनल नहीं कर पाई है। लेकिन अगर सूरत राम नौटियाल को बीजेपी की तरफ से टिकट मिलता है तो चुनावी जंग दिलचस्प रहेगी। और सवाल आप उम्मीदवार कर्नल कोठियाल को लेकर भी है कि क्या वो गंगोत्री सीट पर जनता का भरोसा जीत पाएंगे या फिर मुकाबला हमेशा की तरह बीजेपी कांग्रेस के बीच ही होगा। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 बेहद करीब है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। नैनीताल जिले की लालकुआं विधानसभा सीट पर भाजपा में भारी बनाम स्थायी प्रत्याशी का मुद्दा गर्म हो गया है। देखिए रिपोर्ट। राजनीतिक दलों में कोई भी कार्यकर्ता किसी भी सीट से टिकट की दावेदारी कर सकता है और ये उसका अधिकार भी है। लेकिन लालकुआं विधानसभा सीट पर भाजपा में घमासान चल रहा है। इन दिनों लालकुआं विधानसभा सीट पर भाजपा में बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा उठा हुआ है। ऐसे में इस सीट पर प्रत्याशी तय करने में पार्टी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। लालकुआं विधानसभा सीट से नवीन दुबका भाजपा से वर्तमान में विधायक है। वहीं पूर्व राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी ने भी लालकुआं से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। लेकिन पूर्व राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी की दावेदारी से नवीन दुबका नाखुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने दावेदारों को बाहरी करार दिया है। जो विधानसभा के अंदर के लोग टिकट मांगते हैं उनका स्वाभाविक अधिकार है, क्योंकि पार्टी की निश्चित प्रक्रिया है। समय के साथ नेतृत्व बदलता है, समय के साथ बहुत कुछ नए लोग तैयार होते हैं, नए लोगों को अवसर मिलता है, स्वाभाविक प्रक्रिया। बाकी जो बाहर के प्रत्याशी हैं उनको अपना जहाँ रहते हैं वहाँ के विषय में सोचना चाहिए। वहीं लालकुआं विधानसभा सीट से भाजपा के दूसरे उम्मीदवार पूर्व राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी का कहना है कि पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता कहीं से भी अपनी दावेदारी कर सकता है। ये पार्टी का विषय है कि किस प्रत्याशी को कहां से टिकट दिया जाए। आज लोगों को जो है कि इन सब चीज़ों से ये जो जिस तरह की बातें आप कह रहे हैं कि कौन बाहर का, इस पूरे राज्य में, इस पूरे प्रदेश के अंदर आप देखते हैं कि इस छोटे से राज्य में जहाँ पर भी पार्टी जिसको जो तय करती है वो वहाँ से चुनाव लड़ता है। जिसको जहाँ पर पार्टी हाईकमान, पार्टी का एक केंद्रीय नेतृत्व, पार्टी का प्रदेश नेतृत्व तय करता है कि किसको कहाँ से चुनाव लड़ना है, कौन कहाँ पर, क्योंकि हम सब एक राष्ट्रीय विचारधारा, राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े हुए हैं। लालकुआं विधानसभा सीट से भाजपा किसे टिकट देगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल लालकुआं विधायक नवीन दुबका ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को
बाहरी बताकर पार्टी को टिकट पर विचार करने के लिए एक नया मुद्दा दे दिया है। जब तक टिकट फाइनल नहीं होगा तब तक इस सीट पर बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा छाया रहेगा। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के साथ ही कोरोना के मामलों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस जवानों और अधिकारियों के कोरोना टेस्ट कराने के निर्देश दिए थे। अब तक प्रदेश भर में 50 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए सभी पुलिसकर्मी कोरोना की दोनों डोज लगवा चुके थे। बावजूद सभी पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण को फैलने से बचाने के लिए ये फैसला लिया गया था। देखिए, जो माननीय राष्ट्रपति महोदय की वीवीआईपी ड्यूटी में हमने टेस्ट कराए थे, उसमें 7 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। तो उसके बाद हमने निर्णय लिया कि समस्त पुलिस बल का करा लिया जाए, जिससे अगर किसी कैंपस में फैल रहा है तो उसको फैलने से रोका जा सके। तो अभी तक हम 13,062 लोगों का टेस्ट करा चुके हैं और उसमें 50 लोग पॉजिटिव। दिसंबर महीने की शुरुआत होते ही सर्दी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बुधवार प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बदला नजर आया और बादल छाए रहे। पिछले दिनों के मुकाबले बुधवार से प्रदेश में अधिकतम तापमान 2 डिग्री गिर गया, जिससे ठंड में इजाफा हो गया। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में कोहरे से भी लोगों की मुसीबतें बढ़ती नजर आएगी। देख रहे हैं कि जो है प्रदेश में जो बदली है वो छाई हुई है, बादल छाए हुए हैं। और आज जो एक्टिविटी है बहुत कम एक्टिविटी हालांकि है, लेकिन जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जो डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इनमें आप देखेंगे कि जो है बहुत हल्की से हल्की बारिश और बर्फबारी आज जो है कुछ जगहों में उनमें देखने को मिलेगी, खासकर हायर रीचेज में। उधम सिंह नगर में नवनियुक्त जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने अपना पदभार संभाल लिया है। बता दें कि नवनियुक्त जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्यवाही की रणनीति बनाई और इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने की भी बात कही। साथ ही डीएम ने कोविड-19 के नए वेरिएंट को भी खतरा बताते हुए सभी से कोविड-19 की जारी गाइडलाइंस को फॉलो करने की अपील की। खनन एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी है और इलीगल खनन वो ज़मीन को भी ख़राब करता है और रेवेन्यू लॉस भी करता है। तो हमारा प्रयास हुआ है कि जॉइंट टास्क फोर्स बनाई जाए और जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पे इलीगल माइनिंग होती है वहाँ पे कार्रवाई की जाए इलीगल खननकर्ताओं के खिलाफ, ताकि आगे से लोग इलीगल खनन करने पर बचें। कोरोना की जो नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न आया है उसकी इन्फेक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उसका सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। टू स्टार्ट विथ रैंडम सैम्पलिंग, हम जहाँ पे एरियाज जो हमें लग रहे हैं कि वल्नरेबल हैं उनकी रैंडम सैम्पलिंग कराई जाएगी उस क्षेत्र में। शासन की लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर विभागीय अधिकारियों की भी लापरवाही का खामियाजा पिछले 10 सालों से 40 परिवारों को उठाना पड़ रहा है। हरिद्वार जिले का एक ऐसा गांव जहां के 40 परिवारों का नाम वोटर लिस्ट में अभी तक शामिल ही नहीं। एक रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री राज्य की जनता को देंगे 20,000 करोड़ की सौगात। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे सहित कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। चुनावी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। 2022 की बिसात में पुरोला विधानसभा सीट पर बदले सियासी समीकरण। बीजेपी के मालचंद और राजकुमार के बीच आखिर कौन होगा दावेदार। कांग्रेस में भी रसाकसी का दौर जारी। देवस्थानम बोर्ड को लेकर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने दिया बड़ा बयान। बोले कांग्रेस के दबाव में आकर सरकार को भंग करना पड़ा देवस्थानम बोर्ड। और पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक छाए रहे बादल, ठंड में हुआ इजाफा। मौसम विभाग ने जताई बारिश और बर्फबारी की संभावना। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। पर खर्चा? सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई। पर खर्चा? बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। पर खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को
आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए वो लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल